तो सिन्हा क्लासेस की ओर से आप सभी को नमस्ते। मैं प्रिंस सिन्हा आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में, G7 के बारे में। जैसे कि आप मेरे पीछे न्यूज़ की कटिंग्स में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपके रसिया बाकी लोग कह रहे हैं कि अगर हम अपने ब्रिक्स को और बड़ा करते हैं तो फिर हम जो G7 जैसे देशों से और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे इकोनॉमिकली। और फिर अगर मैं आपको नीचे ग्राफ के बारे में बताऊँ तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उठते चले जा रहे हैं अपने ग्राफ में, और ब्रिक्स पे पावरफुल होता चला जाता है। ये जो है, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में ये G7 को पीछे छोड़ चुका है लास्ट डे। अब हम एक बार आगे बढ़ते हैं और एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि जिस G7 को हमने पीछे छोड़ा वो G7 क्या है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे फ्लैग्स के साथ G7 के सारे कंट्रीज़ के नाम शो हो रहे होंगे, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, USA और आपका UK जैसे देश शामिल है। वहीं पर अगर मैं ब्रिक्स के बारे में बात करूँ तो आपको पीछे हमारे स्क्रीन पे वो भी शो हो रहा होगा कि किस तरीके से ब्रिक्स की एक मीटिंग हो रही है, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना और अब साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। आप आगे भी एक फ़ोटो देख सकते हैं कि ब्रिक्स की मीटिंग के बाद किस तरीके से वो अपने आपस में हैंड शेक कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो एक बार हम शुरू करते हैं ब्रिक्स के बारे में पहले जाने कि आखिर ये ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स बेसिकली एक संगठन है। जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग अलग संगठन होती है। तो उसमें से एक संगठन है ब्रिक्स नाम से, जो 5 देशों का समूह है, जिसमें अगर मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे देशों के नाम बताऊँ तो B ब्राज़ील को स्टैंड करता है, वहीं पे R रसिया को, I इंडिया को, C चाइना को और S जो है साउथ अफ्रीका को स्टैंड करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके स्टार्टिंग की, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2001 में। लेकिन जब 2001 में ये स्टार्ट हुआ था तो ये ब्रिक्स नहीं था, तब ये एक ब्रिक नाम का एक संगठन था, जिसमें आपके सारे देश तो हुए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका को 2010 के बाद शामिल किया गया है। वहीं पर मैं बात करता हूँ इसके उपलब्धि की कि इसने क्या क्या किया है। तो 2013 तक ये जो है वर्ल्ड के, अगर यानी कि मैं ग्लोबली बात करूँ जीडीपी की, तो उसमें जो है ये 27% कंट्रीब्यूट करता था। ये लैंड का एक बहुत बड़ा भाग कंट्रीब्यूट करता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 42% है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं और एक बार थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने अपने ग्राफ को नीचे से उठाते हुए अपने आप को इतना ऊपर तक लेकर गया है। और G7 के ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप किस तरीके से नीचे गिरता चला जा रहा है। G7 के ग्राफ के अगर हम गिरने की बात करते हैं तो इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जिस तरीके से वो वॉर करके अपने आप को ऊँचा दिखाता था या फिर अपने आप का फ़ायदा करता था, तो बाकी देश ये सारी चीज़ें समझने लगे हैं। बाकी देश जो है इन सब चीज़ों से दूर हटने लगे हैं, इनसे बचने लगे हैं कि हमें जो वॉर में नहीं उतरना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जो अपना मेन फोकस जो है बिजनेस पे रखता है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा रीज़न जो है ब्रिक्स के बढ़ने का वो ये है कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे डेवलपिंग देश है, डेवलपिंग कंट्री है, जो अपने आप को बहुत स्पीड में डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो जो भी कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है तो उसकी जीडीपी की ग्रोथ रेट हमेशा हाई होती है डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले। ये भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से हमारा जो ब्रिक्स है वो बेसिकली इंक्रीज करते जा रहा है। वहीं पर अगर मैं आपको आगे ब्रिक्स और G7 के एक बार कंपेयर करते हुए बताऊं कि ब्रिक्स और G7 क्या है, तो ब्रिक्स के तो मैंने आपके सारे देशों के नाम बता दिए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ एक बार जो आपके G7 की कंट्रीज़ हैं, जिसमें हमारे कनाडा, UK, US, यूरोपियन यूनियन और भी बाकी जितने भी देश हैं, तो आखिर ऐसा क्या है कि ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर हम एक एक करके इम्प्रूवमेंट को समझें तो सबसे पहली बात है जहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रिक्स इंक्रीज करते जा रहे हैं अपने आप को, ब्रिक्स अपनी जीडीपी को लगातार इंक्रीज कर रहा है 31.5% से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं G7 की, तो G7 अपने आप को डिक्रीज पोजीशन में पाता है, यानी कि जो आपके G7 की कंट्री है वहाँ पे जो उनकी जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो बहुत स्पीड में कम होता चला जा रहा है। और अगर मैं उनके स्लो होने की ग्रोथ रेट की बात करूँ कि किस स्पीड में उनका ग्रोथ रेट नीचे गिरा, जो भी हमने ग्राफ में भी एक बार देखा था और समझा था, तो ये 30% का है। यानी कि जहाँ पे हम 31.5% से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे जो हमारे G7 की कंट्रीज है वो नीचे गिरते जा रहे हैं 30% की स्पीड से। इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। जैसे हम देखते हैं कि UK में जो प्राइम मिनिस्टर था, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को इतनी स्पीड में बदलना पड़ा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में हम देखते हैं कि किस तरीके से बैंक जो है बैंकरप्ट होते चले जा रहे हैं। 5 बैंकरप्ट कहा जा रहा है कि अब तक बैंकरप्ट हो चुके हैं जो बड़े लेवल के थे, और कहा जा रहा है कि इस साल के एंड तक 10 बैंक ऐसे हो जाएंगे जो बैंकरप्ट हो चुके होंगे अमेरिका के अंदर, जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान जो है पूरे ग्लोबली देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन अब उससे बचने के लिए लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि वो डॉलर पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि देखो जब तक हम लोग डॉलर पे डिपेंड थे तो वहाँ पे अगर कुछ भी होता था तो उसका असर हमें देखने को मिलता था। जैसे अगर मैं 2008 की बात करता हूँ तो 2008 में अमेरिका का बैंकरप्ट हुआ था, लेकिन उसका असर जो हमारे देशों में देखने को मिला था। और ऐसा नहीं कि कल हमारे देश में, ये पूरे ग्लोबली से देखने का असर मिला था। सारे शेयर मार्केट, सारे बड़े बड़े बिजनेस फॉल होने शुरू हो गए थे 2008 में।
उससे बचने के लिए लोग अब डॉलर से, और ऐसा नहीं कि केवल इंडिया के लोग, हमारे जो हम बात करते हैं पूरे ग्लोबली लेवल पे, तो सारे के सारे जो मतलब मोस्टली देश है जो वेस्टर्न पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अब उनसे थोड़ा सा बचना चाहते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। और वहीं पे ब्रिक्स जो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि रसिया यूक्रेन के वॉर में जब रसिया को कह दिया गया था कि अब वो डॉलर में बिजनेस नहीं कर सकता, तो भी रसिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो फिर कभी चाइना के युआन में, कभी इंडियन रुपीज़ में अपने बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर पा रहा था। तो क्या ब्रिक्स में केवल ऐसे 5 ही देश हैं? तो इसका जवाब है हाँ, अभी तो ये 5 देश है, लेकिन इसमें जो है ना बाकी भी देश जुड़ना चाहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज में दिखाया था कि किस तरीके से पुतिन ये बात कह रहे हैं, या फिर बाकी देश के लोग कह रहे हैं कि ब्रिक्स को अपने देशों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो इसमें अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम बांग्लादेश का आता है, जिसे इंडिया चाहता है कि वो ब्रिक्स में शामिल करे। इजिप्ट आता है, यूएई आता है, और भी कई सारे ऐसे देश हैं जो शामिल होना चाहते हैं। एक बार हम मैप खोल लेते हैं, मैप में सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ब्रिक्स दिखाई दे रहे होंगे कि ब्रिक्स के कंट्रीज कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे मतलब कि स्टैंड करते हैं। और मेरे ख्याल से ये सारे देश आप पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि ये सारे देश वो हैं जो मतलब कि एक फेमस कंट्रीज़ में आते हैं, जिसमें आपका रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं, एक बार G7 के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे G7 के भी सारे देश को मैप के रूप में देख पा रहे होंगे और इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वहीं पर अगर मैं लास्ट बात करूँ कि कौन कौन से देश इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपको उनकी भी फोटोज दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको एक कलर में ये चीज़ दिखाई गई है कि कौन से देश अभी ब्रिक्स में और कौन से देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स में जुड़ना चाहते हैं। इवन जो G7 के भी कंट्रीज है, वो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो अब G7 से थोड़ा सा मतलब कि उनमें मुठभेद कह सकते हैं, उनके मुठभेद आ रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए खुश है, मतलब कि वो चाहते हैं कि वो शामिल हो सके। बस डायरेक्टली रूप से अभी वहाँ से भी कोई भी जवाब या फिर रिस्पॉन्स में कहूँ तो देखने को नहीं मिला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को भी कभी लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारे के सारे रिटर्न फॉर्मेट में चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे सिन्हा क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।